वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमके सैनी एजुकेशनल चैनल पर। मैं मनोज सैनी एक बार पुनः फिर आपके सामने इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया हूँ। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमारा पहला अध्याय रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे हम मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी विभिन्न लेखकों द्वारा, वो कुछ आपके सामने हैं। सल्तनत काल में जिन किताबों के बारे में पूछा जाता है वो है चचनामा, तबकात नासिरी, तारीख फिरोज शाही। और मुगल काल में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आईन अकबरी, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा। सबसे पहले हम देखते हैं चचनामा के बारे में। चचनामा, जिसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया गया है, ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा है। बाद में इसे मोहम्मद अली कुफी के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसमें मोहम्मद बिन के सिंध पर आक्रमण से पहले और बाद की जानकारी दी गई है। इसे तारीख हिंद व सिंध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है तबकात नासिरी, जिसके लेखक का नाम है मिनहाजुस सिराज। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इल्तुतमिश से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के 15वें वर्ष तक की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें दिया गया संपूर्ण विवरण सिराज ने अपने अनुभव के आधार पर दिया है। अगला है तारीख फिरोज शाही, जिसके लेखक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी गियासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन रहा है। इस पुस्तक में बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक की जानकारी हमें मिल जाती है। अलाउद्दीन का शासनकाल इसने अपनी आंखों से देखा था और मोहम्मद तुगलक के दरबार में इसे 17 वर्ष तक रहने का अवसर प्राप्त होता। इसका ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को समर्पित बताया जाता है। अब आते हैं मुगल काल की तरफ। मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है, जिसे मूल रूप से चगताई तुर्क भाषा में लिखा हुआ है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद बाबर के ही एक मित्र जैन वफाई ख्वाफी ने किया था। बाद में अकबर के कहने पर इसका सबसे सुंदर अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। इसके अलावा इसका अंग्रेजी भाषा में भी कई विद्वानों ने अनुवाद किया था, परंतु सबसे सुंदर जो है आप कह सकते हो विलियम अर्स्किन और मिसेज वेब्रिज, जिन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। बाबरनामा के माध्यम से भारत की तत्कालीन राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाबर ने भारत में सोने चांदी की बहुतायत बताई है। इसके अलावा जिन 5 राज्यों का उल्लेख किया है वो गुजरात, मालवा, बंगाल, विजयनगर और मेवाड़। बाबरनामा के माध्यम से राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के शासनकाल की भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला है हुमायूंनामा, जिसकी रचना गुरबदन बेगम द्वारा की गई थी। यह हुमायूं की बहन थी। इसने अकबर के कहने पर इसकी रचना की थी। हुमायूंनामा में बाबर और हुमायूं दोनों के शासनकाल की जानकारी मिलती है। विद्वानों का मानना है कि उसने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बाबर और हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। बाबर के संबंध में उसने जो कुछ लिखा है वो काफी महत्वपूर्ण है और हुमायूं से संबंधित घटनाओं की तो वह प्रत्यक्षदर्शी भी बताई जाती है। अकबरनामा, इस ग्रंथ का लेखक अकबर का प्रमुख दरबारी अबुल फजल था। इसके पिता शेख मुबारक और बड़ा भाई अबुल फैज भी उसी के समान सुप्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति थे। अकबरनामा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रथम और द्वितीय भाग, जिसमें आप देखते हैं कि प्रथम भाग को भी फिर 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम और द्वितीय, और दूसरा है उसका एक भाग अलग से। जैसा आपको बताया गया था कि प्रथम भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रथम में अकबर के जन्म के बारे में, तैमूर की वंशावलियों के बारे में और बाबर तथा हुमायूं के राज्य का विस्तृत विवरण भी इस ग्रंथ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अकबरनामा के
प्रथम पार्ट के द्वितीय भाग से अकबर के सिंहासन आरोहण से लेकर 17वें वर्ष तक के मध्य तक का हाल इसमें मिल जाता है। यह भाग लगभग 1596 को पूरा हो पाया था। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, अकबरनामा का द्वितीय भाग, जिसमें अकबर के 17वें वर्ष तक से लेकर 46वें वर्ष तक की जानकारी हमें मिल जाती है। इसे अकबरनामा का तीसरा पार्ट भी कहा जाता है। अबुल फजल अकबर का प्रमुख दरबारी ही नहीं अपितु उसका घनिष्ठ मित्र भी था और सलाहकार भी था। वह तुर्की, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषा का भी विद्वान था। उसकी भाषा जटिल और आडंबरपूर्ण बताई जाती है। अब आते हैं आईने अकबरी की तरफ। यह अबुल फजल की दूसरी कृति है। इसे हम अकबरनामा का परिशिष्ट भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। आइन विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के संबंध में विवरणों और आंकड़ों की खान है। अब आते हैं जहांगीरनामा की तरफ, जिसे तुजुक जहांगीरी, तारीख सलीम शाही और इकबालनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने की अथवा उसके निर्देशानुसार किसी व्यक्ति ने इसे लिपिबद्ध किया, ये कहना कठिन है। बहुत सा भाग है जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। प्रारंभिक 12 वर्षों के संस्मरण उसने स्वयं लिखे हैं और उसके 18वें वर्ष तक का हाल मोतमिद खां की सहायता से लिखा गया है। इसमें नूरजहां की काफी प्रशंसा की गई है। अगला और अंतिम है आलमगीर नामा। इसके लेखक मोहम्मद काजिम बादशाह नामा के लेखक काजविनी का पुत्र था। इसकी रचना सन 1688 में हुई थी। मोहम्मद काजिम ने अपने इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।